शादी बहुत प्यारी खूबसूरत चीज़ है। आपकी लाइफ में आपको हमेशा एक कोई चाहिए होता है जो आपके नॉनसेंस खर्राटों को, आपको पजामे में, आपको टूथब्रश करते हुए गंदा देख के भी झेल जाए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मेरी लाइफ में या बिजनेस में भी मैं हर चीज़ एक ही कहता हूँ कि बिहेवियर इशू से ज़्यादा स्ट्रक्चरल इशूज़ है, कि अगर मैं स्ट्रक्चर चेंज कर दूँ इस ऑफिस का, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ मैं 20 लोगों की जगह 50 लोग बिठाना शुरू कर दूँ, केओस ज़्यादा शुरू हो जाएगा, राइट। मैंने स्ट्रक्चर बदल दिया कि मुझे जॉब में इसलिए नहीं रहना है कि मैं सुबह 9 से 9 जो मेरा गोल्डन आवर है लाइफ का, 9 to 6 वो ब्लॉक हो जाता है। मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए समय निकालना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी कंपनी जब स्टार्ट करी। अब क्या है, अब मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ। Hello everyone, welcome you all to the third episode of spiritual podcast आराध्या बाय तुषारकंद से। तो इस पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि लाइफ को स्पिरिचुअल टर्म्स में कैसे देखा जाए, और जो लाइफ के पीछे मीनिंग है जो बहुत लोग ढूंढ रहे होते हैं उसको कैसे देखा जाए। और मेरी मुलाकात हुई कुंदन जी से, और जब मैंने इनसे बात करी तो मैंने रियलाइज़ करा कि इनकी डेप्थ ऑफ जो एक लाइफ के लिए एक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल यूनिक है। तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कुंदन जी से। कुंदन जी, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। सो कुंदन जी, सबसे पहले शुरू करेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि व्यूअर्स को, कि आप कैसे अभी आप क्या कर रहे हैं और क्या आपकी जर्नी रही है अभी तक, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। और जी सो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बचपन से वहीं पला बड़ा, पढ़ाई भी वहीं, मेरी एजुकेशन हो रखी है। ये बचपन से मैं ज़िंदगी देखने का बहुत ही अलग नज़रिया था कि जो लोग मुझे बताते थे मैं सीख लेता था, लेकिन जब अप्लाई करता था तो लोग परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। वो छोटी सी बात है कि सच बोलना चाहिए। मैंने सच बोला तो सब लोग दुखी हो गए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो ऑनेस्टी दिखाता हूँ तो लोगों को तकलीफ हो जाती है, और तब सीखा कि नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें बचपन से मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही थी, और मैं अपनी एक्सेप्टेबिलिटी ढूंढ रहा था कि या तो मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसे करते करते मैं बचपन से बहुत डीप थिंकर हो गया, और मुझे चीज़ों को देखने का तरीका, नज़रिया वो काफ़ी बदल गया। इसी बीच मेरी पढ़ाई के बाद मैं सबसे पहले अपने घर से निकला हूँ इंजीनियरिंग करने के लिए। कर्नाटका से मैंने इंजीनियरिंग किया। फिर मेरी पहली जॉब लगी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। मैंने 12 साल कॉर्पोरेट जॉब किया है। 12 साल। उसके बाद अब मेरा अपना स्टार्टअप है, और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि जहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं, हमारा मकसद ही यही है कि एक दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट क्रिएटिव कंपनी बनाना, और बहुत हद तक हम उसके आसपास हैं। सो यही मेरी जर्नी रही है अभी तक। देखिए कुंदन जी, मुझे आपकी सबसे स्ट्राइकिंग बात जो लगती है कि मेरे को जो एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं वो प्रेशर झेल झेल के उनकी जो अंदर का खुशी है वो दिखनी बंद हो जाती है। मतलब शायद वो अपनी वैल्यूएशन देख रहे हो, राइट, कि मेरी कंपनी कितनी बड़ी वैल्यू की हो गई, राइट। शायद वो देख रहे हो कि चलो फाइनली मैं एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन वो खुशी नहीं दिखती। लेकिन आप मुझे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिसने एक ऐसी कंपनी शुरू करी जो अपने ओरिजिनल एक्सपीरियंस के लाइन से नहीं थी, जैसे आप सॉफ्टवेयर साइट से हो, बिल्कुल, लेकिन आपने कंपनी क्रिएटिव शुरू करी, जी, और तब भी आप इतने खुश हो। हाँ। तो इसके पीछे का क्या है? बस इंसान, मतलब 3 चीज़ें मैं इंग्लिश में हमेशा बोलता हूँ कि ये 3 चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ समझनी है तो। पीपल, पर्सपेक्टिव एंड पॉसिबिलिटीज़। अब मैं इसको हिंदी में कैसे रख सकता हूँ पता नहीं, लेकिन मेरे लिए पीपल कंपोनेंट बहुत बड़ा है। हम अगर, और मैं इसी के साथ स्पिरिचुअलिटी पे भी आऊँगा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी का मेरा बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है जो मैं अपने लिए बना रखा है। सो जब तक मुझे ये था कि चाहे मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ या फिर अपनी क्रिएटिव एजेंसी चला रहा हूँ, जिनको अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ, वो लोग हैं, ये चारों तरफ इंसान ही हैं। हम चारों तरफ इंसानों के बीच से ही घिरे हुए हैं। जब तक मुझे वो स्किल पता है ना, मैं बाकी सब मैनेज कर लूँगा। एंड दैट, वो मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैं अपनी इंडस्ट्री चेंज कर रहा हूँ, मुझे लोगों से बात करना है ना, मैं कर लूँगा मैनेज। एंड आई थिंक दैट वाज ईजी। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था कि जितने मेरे फाउंडर्स थे, सो इसकी बहुत एक्सीडेंटल स्टार्ट है। हम लोग बस मैं और एक और मेरे फाउंडर है, हम दोनों मिलकर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते थे, हॉबी शॉर्ट फिल्म्स। लेकिन 3-4 लोग जुड़ गए, लेकिन उनके साथ वो फ्रीलांसिंग जॉब करते थे, और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि लोग उनको मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, उनकी वैल्यू नहीं हो रही थी मार्केट में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि कुंदन भैया, बहुत परेशानी हो रही है, लोग हमें अच्छे से, और अच्छे लोग थे, अच्छी फैमिली से आए थे, साफ़ सुथरा रहना चाहते थे। तो मैंने बोला कंपनी बना लो।
लोगों से ईमेल पे बात करो, लोगों को इनवॉइसेस भेजो, तुम्हें खुद जाकर बात करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने बोला हमें नहीं पता, आप हेल्प कर दो। और ये एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी जो हम लोगों ने फिर सोचा कि ऐसा ठीक है, अगर मैं आऊँगा तो फिर हम ग्लोबल लेवल की कंपनी बनाएंगे। और वहाँ से हमने शुरू किया है और आज हम बहुत खुश हैं कि हम आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम 2 हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पे बैठे हुए हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको अच्छे लोग मिले जी। के साथ आपने पार्टनर किया, जी फिर आपने पीपल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जी और उसको बिकॉज पीपल इज़ योर बिगेस्ट रिसोर्स, यस तो आपने एक अच्छा कल्चर बना के, एक अच्छा माहौल बना के, और आपको सक्सेस भी मिल रही है, तो इसलिए आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो। और जी हाँ। बट इसके पीछे कुछ चैलेंजेस तो रहे होंगे जो आप मतलब आप अगर डिफाइन करो तो आप कर सकते हो, लेकिन यू डोंट लुक एट कि भाई क्या गलत हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, बट क्या अच्छा हुआ। राइट, सी द प्रॉब्लम, एक और मेरी फिलॉसफी है जिसपे इनफैक्ट मैं अपना भी एक पॉडकास्ट रन करता हूँ अनबाइनरी लाइफ के नाम से। उसमें अनबाइनरी कॉन्सेप्ट ही मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, तो मैं अपनी फिलॉसफीज डिफाइन करके चलता हूँ। मेरी फिलॉसफीज बिल्कुल अलग हैं। आई एम श्योर वो नॉलेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं बहुत अलग ढंग से डॉट्स कनेक्ट करता हूँ ताकि आम लोगों को भी समझ में आ सके। तो अनबाइनरी का कॉन्सेप्ट ही ये था कि हम सब आजकल ज़िंदगी जो है ना, हाँ ना, गलत सही, काला उजला, ये ना पोलैरिटीज़ में जीते हैं। ऐसे मशीन्स जीते थे कि 0 और 1 के कॉन्सेप्ट में मशीन्स चलते हैं। लॉजिक गेट्स पढ़ाया गया था मॉडर्न फिजिक्स में, और सब लोग वैसे ही चाह रहे कि हाँ या ना में जवाब दो। बट एक्चुअल ज़िंदगी ना कहीं बीच में होती है। आपके पास ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन आ ही जाएगा जहाँ पर उसी तरह लोगों के बीच भी ना ये पोलैरिटी, जो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सही तरीका नहीं है मेरी नज़र में। हर लोगों में कॉम्पोनेंट्स होते हैं कि शायद आप 20% बुरे हो और 80% अच्छे हो। मैं शायद 30% बुरा हूँ और 70% अच्छा हूँ, राइट? मुझे वो देखना होता है कि किस में क्या अच्छाई है, किस बिजनेस प्रोपोजिशन में क्या अच्छा है, किस क्लाइंट सर्विसेज से मेरा क्या ज़्यादा बेटर हो सकता है। और आई थिंक जब तक मैं खुद वो फोकस करता हूँ और मेरे फाउंडर्स ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, अब पूरी टीम सपोर्ट करती है, हम दिन रात और स्ट्रांग होते जा रहे हैं और बहुत कम रहता है कि ऐसे फेलियर के चांसेस मिलेंगे। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने एक बात बोली थी कि 0 और 1 में 0 का मतलब ये है कि हम सब अंदर से शून्य है। ओके, मतलब बुद्धा ने जैसे बोला जी था जी जी, कॉन्शियसनेस सबकी सेम है, ओके और 1 का मतलब ये है कि हम यूनिक है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो आपने जो बाइनरी वाली बात बोली वो बहुत रेजोनेट करती है उन लोगों से जो खासकर लाइफ को टेक्निकल टर्म्स में भी राइट, देखते हैं। हाँ जैसे लाइफ में जब हम डीप घुसना शुरू करते हैं, या फिर कोई लोग इनवर्ट देखना शुरू करते हैं कि आउटर सक्सेस की जगह एक इनवर्ट जर्नी, तो वो कभी अपने जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, हमारे वेदास हो गए या भगवत गीता हो गई, या फिर जो भी अपने जैसे कोई बाइबल देखता है, राइट राइट। कुरान देखता है, तो वैसा आपकी जर्नी कुछ रही कि आपने कहा कि नहीं मैं पढ़ के देखता हूँ कि इसमें क्या ये बड़े बड़े गुरुज बोल के गए हैं? इंटरेस्टिंग। मेरे लाइफ में अगर मुझे एक भगवान से अगर कभी कुछ ब्लेसिंग चाहिए, या फिर जो भी अगर ऊपर अगर कोई सुपर नेचुरल पावर है तो शायद मैं पढ़ पाता। मेरी बचपन से एक प्रॉब्लम है कि मैं रीडिंग में अच्छा नहीं हूँ। बाद में जब तारे ज़मीन पे फिल्म देखी तो रियलाइज़ हुआ कि डिस्लेक्सिया भी कोई बीमारी होती है, हमारे वक्त में पता नहीं था। तो मेरे साथ है वो थोड़ा सा, अगर बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं तो मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ। यू मे बी आर अ विजुअल पर्सन। आई एम, हाँ, करेक्ट। सो इस कारण से बचपन से मैं बहुत थॉट एक्सपेरिमेंट वाला बंदा, जैसे साइंस में देखता था, मैं पढ़ नहीं सकता था। ओके, सॉफ्टवेयर में मतलब एंड टू एंड, और आज भी मेरी प्लानिंग फॉरकास्ट सब मैं दिमाग में कर लूँगा एंड देन आई ले आउट। मैं पढ़ के नहीं कर सकता हूँ, बहुत प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ। स्पिरिचुअलिटी भी आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू इट, क्योंकि हुआ क्या, जब मैं बचपन से हॉस्टल में था तो जो हॉस्टल वार्डन थे वो क्रिश्चियन थे, हिंदू फैमिली में जन्म हुआ। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे, वहाँ सिख भी दोस्त थे। धीरे धीरे जब गौतम बुद्धा की फिलॉसफीज कहीं ना कहीं से आजकल इन्फॉर्मेशन एज में उनको जो सुनने में मिला तो अच्छा लगा, तो मैं कंफ्यूज रहता था कि, और कभी कुछ मांगना होता था तो मैं समझ में नहीं आता था किन से मांगूं, मैं सबसे मांग लेता था। तो मेरी बचपन क्लास 8 से एक आदत हो गई कि मैं रात में सोने से पहले प्रेयर करता हूँ, तो मैं 5-6 को प्रणाम करता हूँ साथ में। उस वहाँ से शुरू हुआ मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। और जब बड़ा होकर के जब मैंने उस पर डीप उतरना चाहा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ह्यूमंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ में लाने की कोशिश की। तब से मैंने अपने कुछ और फिलॉसफीज बनाए हैं, एंड नाउ अब मेरे लिए वो गॉड एक एंटिटी बहुत ही डिफरेंट है। इनफैक्ट
आई डोंट नो ये ऑन एयर बोलना चाहिए, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं बहुत फ्रेंडली रहा हूँ वो सुपर पावर से. सो मैं उनके साथ ना बैठ के हम लोग बातें करते हैं. तो सारे बैठ जाएंगे हम लोग एंड विल डिस्कस अ प्रॉब्लम कि अच्छा लाइफ में ये चल रहा है, क्या होना चाहिए, लोग कैसे बिहेव करने चाहिए. एंड आई थिंक जितना मैं अगर समझ पाता हूँ उनको, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा परेशान है हमसे कि हमने उनको क्रिएट किया है रादर देन उन्होंने हमें क्रिएट किया है. प्रॉब्लम ये है कि मार्केटिंग और सेल्स के जितने फंड हैं वो रिलीजन में आज ज़्यादा दिखता है रादर देन किसी ऑर्गेनाइजेशन में. एडवर्टाइजमेंट्स. सो मैं स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव करता हूँ बिकॉज ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज़ वेरी पावरफुल और मोस्टली इमेजिनेशन से है. सो मेरा स्पिरिचुअल साइड ये रह जाता है जो मैं अपनी बुक में भी कवर कर रहा हूँ. तो मेरे बुक में 4 स्टेजेस हैं: सर्वाइवल, सुपीरियॉरिटी, सेल्फ अटेनमेंट, जो सबसे अच्छा स्टेट होता है सेल्फ अटेनमेंट मुझे लगता है, जो लोग अपने इनर जर्नी जो आप कह रहे थे, एंड द फाइनल वन इज स्पिरिचुअलिटी. मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वही है कि जब आप मैन मेड कॉन्सेप्ट से अलग होना शुरू हो गए, आप स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं. जैसे 1-1.5 साल का बच्चा, उसकी सारी बेसिक नीड्स वही होती हैं जो मेरी आपकी हैं, बट उसे कोई मैन मेड कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल स्टेट में होता है मेरे लिए. एक जो एग्जाम्पल बहुत छोटा सा देता हूँ कि कोई गरीब पिताजी हैं, इंसान है, माली मजदूर है, ऑफ कोर्स वो नौकरी ढूंढ रहा है, किसी तरह पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, वो सर्वाइवल स्टेज में है, राइट. किसी तरह उसको घर चलाना है, माँ बीमार है. जब वो हो सकता है कि जब घर आता हो तो बड़ा बेटा हो, तो हो सकता है वहाँ पे आके सुपीरियॉरिटी में आ जाए कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ये वो, राइट. वो सुपीरियॉरिटी स्टेज है कि मैं अपनी अथॉरिटी यूज़ कर रहा हूँ. सेल्फ अटेनमेंट हो सकता है वो अपनी वाइफ के साथ रहे और बोले कि नहीं मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, बच्चों का ध्यान रखूंगा. लेकिन जब वो थका हारा घर आता है और जब उसके 1.5 साल के बच्चे के साथ वो खेल रहा होता है, उसको ये नहीं याद रहता कि मैं मजदूर हूँ, उसको ये नहीं याद रहता कि आज खाना है या नहीं है, भले वो कुछ सेकंड के लिए हो, वो बच्ची को गोद में उठाया, उसके साथ डांस कर रहा है, खुश हो रहा है, वो स्पिरिचुअल स्टेट है मेरे लिए. और जिस दिन आप वो, चाहे वो धर्म के थ्रू ही आप चले जाएं, जिस दिन आपने उस स्टेट को अटेन करना शुरू कर दिया, आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं. सो देयर मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता हूँ, बस उसका मेरा सोचने का तरीका बस थोड़ा अलग है. बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इसका. मतलब ये बहुत ऐसी थॉट्स हैं कि अगर हम खुश हैं और हम एक खुश वाले माहौल में हैं विद लव फॉर ईच अदर, राइट, तो इससे बड़ा स्पिरिचुअल स्टेट नहीं हो सकता. एब्सोल्युटली. हाँ, तो जैसे योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें स्पिरिचुअल लाइफ जीने में एड करती हैं जी, बिकॉज हम ज़्यादा पीसफुल फील करते हैं और ब्रीदिंग का माइंड की पीस से बहुत बड़ा रिलेशन लोग. बिल्कुल बिल्कुल. योगा के बारे में भी ये बोलते हैं कि योगा मेक्स यू वन. हाँ, तो आप फिजिकल फिटनेस के लिए, जैसे बॉडी इज़ अ टेम्पल, राइट राइट. तो उसके लिए आप फिटनेस पे फोकस करते हो या आप कुछ टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं? आप थोड़े व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसे इतने फिट और कैसे आप मतलब अपनी एनर्जी फील्ड को मैनेज करते हैं. सो थैंक यू. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एरियाज है. इट्स हम लोग डिफरेंट एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, राइट. सबसे पहले आपने योग बोल दिया. योग बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, मतलब हमारे पूर्वजों से हमें मिला हुआ. योग का मतलब ही होता है समेशन, सबको यूनियन, साथ लाना. आई थिंक योगा एक सिंपल एक्सरसाइज प्रैक्टिस से कहीं ज़्यादा है. बहुत सारे लोगों को ब्रेन और ब्रेन एंड बॉडी का कॉम्बिनेशन मालूम है, और ये सच में ये होता है. योगा प्रैक्टिस ही है, आपकी क्लिनजिंग प्रोसेस है. आप फिजिकली अपने आप को क्लिनज कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, मेंटली अपने आप को क्लिनज कर रहे हैं, और जो ब्रीदिंग हो गया आप ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं. सो जो आपके बॉडी वेट का 2% या 5% शायद ब्रेन है, बट ये 25% एनर्जी लेता है. इमेजिन कीजिए उसको कितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए. आई थिंक योगा इन दोनों यूनियन को साथ लेकर आता है. जहाँ तक आपने मेरे बारे में पूछा, मैं 5, क्योंकि हम रह रहे हैं, चाहे मैं कितना भी स्पिरिचुअलिटी के लिए बोल दूँ मैन मेड कॉन्सेप्ट से अलग होना, बट हम रह नहीं सकते मैन मेड कॉन्सेप्ट के बिना. आप बहुत छोटी चीज़ें लीजिए, मनी मैन मेड कॉन्सेप्ट है, रिलीजन मैन मेड कॉन्सेप्ट है, नेशनैलिटी मैन मेड कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, ये सारे मैन मेड कॉन्सेप्ट हैं, और हमने इसको रियलिटी मान के हम सब जी रहे हैं इसमें, राइट. आपके लिए एक एक को तोड़ना भी बहुत मुश्किल है. ओके नाउ, इसी तरह मैंने उन सबको साथ लेकर के कि अगर 5 कंपोनेंट मैंने अपनी आगे भी डिफाइन करता हूँ, जब भी मैं कोचिंग के लिए भी लोगों से बात करता हूँ. फिजिकल फॉर श्योर, जिसको बॉडी आपने बोल दिया है. मेंटल, दिमाग का हमारा कैसे है. फिनेंशियल, प्रोफेशनल और रिलेशनल. ये 5 चीज़ें अगर आपने मैनेज कर ली हैं अपनी लाइफ में, आपकी तरक्की, आपको एक कैसे बोलो सुपर ह्यूमन बनने से कोई नहीं रोक सकता है. ओके.
प्रॉब्लम यह है कि लोग इन पांचों को डिसइंटीग्रेटेड देखते हैं, राइट? क्योंकि आप जब एक चीज को हैंडल कर रहे हो तो बहुत आसान होता है सोचना कि जिम जाना है नहीं जाना है, राइट? आपने सोचा कि मैं ऐसे जिम जाऊं जहां मेरा मेंटल ग्रोथ हो रहा है और मेरी फाइनेंशियल वेलबींग भी हो रही है, अमेजिंग। आप चौथा कंपोनेंट लाते कि मैं ऐसे जिम जाऊं जहां पर कि मेरी मेंटल ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल वेलबींग तो हुई है, बट मेरे रिलेशनल अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है कि हो सकता है मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता हूं। जब आप ऐसे सोचना शुरू करते हैं ना, आपकी सोच बहुत अलग हो जाती है, आपकी क्लैरिटी, ये मुश्किल है बट ये आदत भी है और हमें बचपन से सिखाया ही नहीं जाता। हमें सिखाया जाता है हर कुछ को डिसइंटीग्रेटेड रखना। Is it more about balance, or It is is it more about not forgetting the other aspects which are crucial for your mental well? आई थिंक मोर देन बैलेंस, वी ह्यूमंस, हमारा ब्रेन कैपेसिटी इतना है कि हम बहुत कुछ अच्छा बैलेंस कर लेते हैं। हम जब कॉलेज में होते हैं ना, यही गर्लफ्रेंड, माँ बाप, पढ़ाई, करियर और बिना पैसे के सब कुछ कर लेते हैं। ट्रस्ट में बैलेंसिंग हमें बहुत अच्छा आता है। हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं कि अच्छा ये काम भी आ सकता है। 20 से 30 साल की उम्र में हम सीखते हैं कि एजुकेशन, मतलब क्या कहते हैं यार, रिजल्ट नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। 30 से 40 में सीखते हैं पैसे ज़रूरी हैं। 40 से 50 में सीखते हैं रिलेशनशिप ज़रूरी। हम डिसइंटीग्रेटेड सब सीखते जाते हैं और जब तक पैसे इकट्ठा होते हैं पता चलता है हेल्थ चला गया। जब तक हेल्थ पे काम करना शुरू करते हैं तब तक पता चलता है मेंटल पीस चला गया। जब तक मेंटल पीस पे काम करते हैं तब तक पता चला रिलेशन छूट गया। क्यों? क्योंकि मेंटल पीस में लोग एकाग्रता ज़्यादा पसंद करते हैं। बट इसीलिए हमें दिन नहीं है, हमारे पास हफ्ते हैं, महीने हैं, साल है। आप बांट लीजिए चीज़ों को। लेकिन जब आपके सोचने का तरीका ऐसा हो जाता है ना कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर को, आपके घर में अगर 5 लोग हैं, आप जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं आप सोचते हैं ना 5 पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसी तरह मैं ये 5 कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी डिसीजन अगर लेता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरे रिलेशन, मेरे फाइनेंशियल, मेरे प्रोफेशनल, मेरे फिजिकल, मेरे मेंटल पे क्या असर पड़ रहा है। आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैं अपने लिए भी इस्तेमाल करता हूँ और शायद बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर बोला आपने। आप एक बात बताइए कि एक मैरिज की बात करें, जी जी एक इंसान के साथ आप और इंडिया में तो पूरी ज़िंदगी के लिए ही साथ में हैं, जी जी, बल्कि जन्मों जन्मों के लिए एक साथ होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एक इंसान के साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताते हो, बिल्कुल। तो उस इंसान के साथ आपको ऐसा इंसान चूज़ करना जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो इंसान आपको ठीक नहीं मिला तो क्या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आपको हमारे धर्म से बाहर निकल के ये सोचना चाहिए? इस बारे में क्या होगा? तो मैं बहुत वाइल्ड हूँ इन सब चीज़ों सोच को लेकर, क्योंकि मेरे लिए एक ही धर्म है इंसानियत। सच बताऊँ तो मैं अपने आप ग्लोबल सिटीजन बोलता हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं जहाँ भी गया मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा। जो आपका सवाल है बहुत स्पेसिफिक है, मैं बस अपनी दिल की बात रखूँगा। आई होप कि मैं अपने कल्चर या किसी को ऐसे ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं करता हूँ। जब तक हम लोगों को ना ये ईमानदार होने की प्रैक्टिस ही नहीं कराई जाती है बचपन से, हमें एग्जैक्टली परफेक्ट तो कभी कोई नहीं मिलने वाला है। सो सबसे पहला जो आपका सवाल है, मुझे लगता है शादी एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, आप ये देख लीजिए, इतने धर्म आए, हर तरह के रिचुअल्स हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, शादी को कोई नहीं बदल पाया। ठीक है, अडॉप्ट ही किया है सबने अडॉप्ट किया है, राइट? सो इट्स, अगर ये मैन मेड कॉन्सेप्ट भी है लेकिन फिर भी एक सोशल हार्मनी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे रीजन है कि नहीं, मेन बायोलॉजिकली ऐसे हैं कि वो मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग करना चाहते हैं, इसलिए मल्टीपल पार्टनर्स को, फॉर श्योर वो बायोलॉजिकल है। फीमेल का इस तरह से है बिकॉज उनको अच्छी जनरेशन पैदा करनी है, तो मतलब क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो वो अल्फा मेल को चूज़ करती हैं। ये सब रियलिटीज़ हैं, बट एंड ऑफ द डे जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हम लोग बनाते हैं वो और किसी एनिमल किंगडम ने नहीं बनाया है, राइट? इसीलिए मैरिज इज़ द आंसर। नाउ उसमें चाहे, अब मैं इसमें थोड़ा सा डिवेल्व करूँगा रिलेशनशिप साइड में, कि चाहे वो आपका मैरिज हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, अगर आप रिलेशंस बनाना जानते हैं तो आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में मेरे जो 5 पार्टनर्स बिजनेस में हैं, मैंने उनको कभी इस तरह से नहीं लिया कि बिजनेस पार्टनर है 8 घंटे के लिए हैं या 10 साल के लिए हैं, ज़िंदगी भर के लिए हैं, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। और आज हम फैमिलीज़ की तरह रहते हैं। उनकी जब हमने बिज़नेस शुरू किया था तो बिल्कुल बच्चे थे और जस्ट कॉलेज पास आउट थे। उनकी शादी होती है तो फैमिली के साथ मैं जाता हूँ कि हाँ चलिए लड़की से मिलकर आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो मेरे familial relations for you are an extension of business life, personal life. एब्सोल्युटली, It's a part of life. राइट।
बट जब तक आपने वो बाउंड्रीज, इसमें बहुत इफ बट भी है कि आपका बाउंड्री ड्रॉ करना जानते हैं, आप किसी और पे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ये आपको बहुत कुछ सीखना होता है। ये इतना सिंपल नहीं है कि आप हर जगह फैमिली बन रहे, जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हम काइंड ऑफ इंटरफेयर करने लग जाते हैं, राइट? नहीं, मेरी सिस्टर शी स्टेज इन लंदन, मैं उसके पास गया तो मैंने रियलाइज़ करा कि वहाँ पर आप किसी के घर इतनी आसानी से नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, राइट एवरीबडी हैज सो स्ट्रॉन्ग दिस थिंग कि एक उन्होंने घर की बाउंड्री लक्ष्मण रेखा बना रखी, राइट, मिलेंगे तो बाहर मिलेंगे, बिल्कुल, और घर पे कोई बुलाता भी नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ हाँ, दैट टू मी वाज मोर लाइक अ बाउंड्री ऑफ टिल द फैमिली यस, एंड नॉट अ हाउस बाउंड्री, इट वाज मोर लाइक अ फैमिली बाउंड्री। बट इंडिया में तो इट्स मोर घुस के इंडिया में हमारे मेंटल वेलबीइंग, सेफ स्पेस, इन सब की वैल्यू नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, इनफैक्ट हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है वो इंटरफेरेंस। तो इसीलिए और मेरे फैमिली सब लोग इस तरह से हैं। शायद मुझे, क्योंकि मैं बाहर बहुत रहा, तो मुझे अच्छा लगा ये सारे कॉन्ट्रास्ट देख करके। नाउ कमिंग बैक टू मैरिज, शायद ये आपके लिए भी पहला इन्फॉर्मेशन होगा, मैं खुद भी डिवोर्स्ड हूँ, ओके। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी शादी, हाँ आई नो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए, राइट राइट राइट। मेरी शादी में भी ऐसा था कि जब लोग आज भी सरप्राइज थे, कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारा ऐसे कैसे, राइट, करेक्ट। और सबसे ज़्यादा ये था कि जब हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था तो मैं उनसे बहुत प्यार से हम्बली पूछता था कि आपको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं? मुझे कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी थी, कभी नहीं। हम जो है ना, शायद मेरे पास, मैं शायद इसको फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। शादी बहुत प्यारी खूबसूरत चीज़ है। आपकी लाइफ में आपको हमेशा एक कोई चाहिए होता है जो आपके नॉनसेंस खर्राटों को, आपको पजामे में, आपको टूथब्रश करते हुए गंदा देख के भी झेल जाए। बहुत ज़रूरी चीज़ है। अमेरिका कितना भी एनरिच्ड हो, मेरे वापस आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि वहाँ पे लोनलीनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप विश्वास कीजिए, दुनिया की सारी बीमारियों को एक तरफ रख दिया जाए, लोनलीनेस सबसे बड़ी बीमारियों में से एक हो सकता है, ह्यूज। आपके जितने इरिटेटिंग रिलेटिव्स हैं, आपकी कितनी भी बेकार मैरिड लाइफ है, और ये चाहे मेल की साइड से हो, फीमेल की साइड से हो, मैं अपने कोचिंग एक्सपीरियंस में एक एक्सरसाइज देता हूँ कि डॉक्टर ने आपको 1 महीने का समय दिया है। अब आप 1 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकते हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं? ट्रस्ट मी, लोग 1-1 लाख रुपए उस अगले 1 दिन के लिए देने को तैयार हो जाएंगे। वही इरिटेटिंग रिलेटिव्स, वही बच्चे, वही फैमिली, वही सब कुछ, आप सब कुछ इन्वेस्ट करने पे तैयार हो जाओगे, घर तक भेज दोगे कि मुझे 1 दिन, 10 दिन डॉक्टर और दिला दो। सिर्फ शायद वो हमारे पास पर्सपेक्टिव नहीं है जो हम इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टाइम बहुत लिमिटेड है। मुझे, आई एम श्योर, मुझे पता नहीं चला मजाक मजाक में मैं कब 15 साल निकाल दिए हैं अपने करियर के। डेकेड्स में टाइम बीतता है। एग्जैक्टली। और हम तो जो बच्चों वाले हैं, हमारा तो पता ही नहीं चलता। राइट। सो जितनी लव स्टोरीज हम देखते हैं ना, बस प्रॉब्लम एक ही है कि ये दोनों को सेंसिटिव होना होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे बैठेगा, हाँ, और रामलीला जोड़ी के साथ साथ आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मुझे एक इंडिया या कहीं भी ये प्रॉब्लम लगती है कि आप इमेजिन कीजिए, इंडिया में या मुझे शायद कहीं भी, हम लोग अरेंज मैरिज पे बिलीव करते हैं, राइट। अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत गलत है। क्या करते हैं हम? रिज्यूम मैचिंग होता है, राइट। लाइफ मैचिंग हम नहीं करते हैं, हम रिज्यूम मैचिंग करते हैं वहाँ पर, राइट। जैसे मैंने जो 5 कंपोनेंट की बात करी, रीजंस की आजकल थोड़े डिवोर्सेस बढ़ गए हैं बिकॉज लोग अवेयर बहुत ज़्यादा है। या नहीं, डिवोर्सेस, हाँ, राइट राइट राइट। आई थिंक अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जा रही हैं। आई थिंक डिवोर्स के रीजंस ये हैं कि लोग अब शायद ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं अपने डिसीजंस को लेकर, ठीक है, और ये ना टर्बुलेंस होगा, राइट राइट राइट। अभी भी आप देखिएगा तो वेस्टर्न साइड से हमारा बहुत कम है, बट अगर एक, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, 70 to 80% मैरिजेस में जानता हूँ वो डिसफंक्शनल मैरिज है जो लोग जी रहे हैं। उसके कंपैरिजन में बच्चों के लिए जी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर बच्चों के लिए जी रहे हैं, फिर यहाँ पर भी एक बट है, तो क्या बच्चों को सच में आप ज़िंदगी दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो अच्छा है, नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी मैंने बहुत ख़राब होते देखी है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बच्चों को मालूम रहता है कि सिर्फ आप दिखावे के लिए कर रहे हो। और प्रॉब्लम कि जब आप सिचुएशन में होते हो तो आपको बच्चे नहीं याद रहते हैं, आपको अपना ईगो याद रहता है कि तुमने मुझे हर्ट किया, मैं तो तुम्हें दे कर दूंगा वापस। सुपीरियॉरिटी गेम शादी में बहुत चलता है। आई थिंक अगर किसी ने, जैसे मैं वही लास्टली बोलने इसको क्लोज करना चाह रहा था कि अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि आप एक करियर जिसमें आप 8 घंटे 5 दिन हफ्ते के बिताते हैं और शायद ज़िंदगी के 30 या 40 साल उसके लिए इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। एक शादी जो आप 24 घंटे 50-60 साल
हर एक दिन हर एक मोमेंट जीते हैं। आपको कोई एक हैंडबुक नहीं देता है कि बेटा शादी के लिए तैयार हो रहे हो, ये 10 चीज़ें तुम्हें करके आनी है। अगर तुमने ये पास नहीं किया तुम्हें शादी के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। बच्चे होते हैं यहाँ, सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानते हैं माँ बाप है, बुरा नहीं चाहेंगे, बट टीके के लिए पूरा आपको मिलता है कि 2 साल तक आपके बच्चे को ये टीका मिलना चाहिए। किसी ने एक छोटा सा हैंडबुक दिया कि आपके बच्चे को ऐसे पालना चाहिए। अब अवेयरनेस आ रहा है, बट ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ में होना चाहिए। आई थिंक इससे हमारे जैसे जिस दिन हम लोग रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंट लेने लग गए ना, और मैं एक ऑन एयर ये बोल रहा हूँ आपसे, मैं एक बहुत अजीब सा इंसान रहा हूँ बचपन से। मेरी लाइफ में करियर, मेरा जो अल्टीमेट पर्पस रहा है वो फाइंडिंग द राइट पार्टनर। मुझे लगा जिस दिन मैंने राइट पार्टनर ढूंढ लिया ना, ये जॉब वगैरह तो मैं कैसे भी मैनेज कर लूँगा। और सच आप देखिएगा तो मैं अपने करियर को लेकर कभी सीरियस नहीं रहा, राइट। बिकॉज पैसा बनाना प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि जो पैसे बना के मैं जिसके साथ समय बिताने वाला हूँ, ज़िंदगी बिताने वाला हूँ, वो अगर अच्छा नहीं हुआ। और ऐसे आपको हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो मिलीनियर्स हैं, बट अगर उनकी अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, सब बेकार है। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज कहीं ना कहीं रोल ऑफ वुमेन को लेके, ऑल्दो वी आर अ वेरी ओपन सोसाइटी कि आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग बाय सेइंग दैट कि हमने कोई ड्रेस कोड नहीं रखा हुआ वुमेन के लिए बाय लंच, और अपनी डॉटर्स को पूरी फ्रीडम देते हैं, वाइफ को इतनी नहीं देते। तो एक ऐसे आपके थॉट्स, जैसे कि आप यूएस में थे, वहाँ पे लोनलीनेस भी है, वहाँ पे हेल्प्स भी नहीं मिलती, मेड नहीं मिलती, ड्राइवर नहीं मिलता, तो किचन कुकिंग में हस्बैंड को हेल्प करानी पड़ती है या वो कराते हैं या नहीं कराते। तो ये जो वाइफ और डॉटर को लेके जो आप राय देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए एज अ मेल आपको, व्हेन योर आउटलुक टुवर्ड्स वुमेन इन योर लाइफ। सॉरी, मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा। हम लोग बिल्कुल खुले नहीं हैं, वी आर नॉट एट ऑल ओपन, ओके। हम बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है बाहर घूमने के बाद रेसिज्म में भी हम शायद सबसे ज़्यादा आगे हैं, ओके। हम मोहल्ले के नाम पे, मैं अभी नई जगह शिफ्ट हुआ, 3 लोगों ने मुझसे मेरा कास्ट पूछ लिया है। हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एज अ सोसाइटी जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं, बट बहुत अमेजिंग चीज़ें भी हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ, फॉर श्योर इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब संस्कृति के मामले में लोग बहुत आगे और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, बट प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए। जब विमेन साइड की बात आती है, मुझे लगता है थोड़ा ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी है अपने यहाँ, काफ़ी स्ट्रक्चरल, हाँ, और जिसको करता है इतनी करेक्ट, यस। अलग चीज़। क्योंकि मेरी लाइफ में या बिजनेस में मैं हर चीज़ एक ही कहता हूँ कि बिहेवियर इशू से ज़्यादा स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, कि अगर मैं स्ट्रक्चर चेंज कर दूँ इस ऑफिस का, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ मैं 20 लोगों की जगह 50 लोग बिठाना शुरू कर दूँ, केओस ज़्यादा शुरू हो जाएगा, राइट। मैंने स्ट्रक्चर बदल दिया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आप सेम क्राउड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो है और मेट्रो पे है, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, राइट। क्यों? स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हमारे अगर आप फैमिली स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें क्या होता है, मोस्टली जो शादी होती है, ठीक है, उसमें जो हमारा सबसे पहले कुकिंग और हाउस कीपिंग सिस्टम है वो इस तरह से है कि अगर कोई एक आदमी चाहे तो पूरी ज़िंदगी किचन में बिता सकता है। क्यों? क्योंकि आपका नाश्ता बनता है, खाना बनता है, खाने में 4 चीज़ें बनती हैं, फिर तब तक कोई गेस्ट आते हैं, उनके लिए स्पेशल कुछ बनना होता है, नाश्ता बनता है, फिर शाम का, पूरे दिन किचन आपका चल रहा होता है। वो एक मैन लाइफ है। अब आपको कोई तो चाहिए, राइट। अगर कोई मेल इसको लेते हैं तो उसे बहुत अपलॉड किया जाता है, फीमेल लेती हैं, क्यों? तो फीमेल को कह दिया जाता है ये तो तुम्हारा रोल है। फीमेल भी ज़्यादा स्टिक तब करती हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी है। आप कहोगे कि कभी मेड रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, वो रख लेते हैं, बट आप सोचिए, आप उनकी जो भी आइडेंटिटी आप उसको भी वापस ले लेना चाहोगे। एक माँ प्राउड फील करती है कि मैंने अपने बच्चे को खिलाया, एक वाइफ प्राउड फील करती है कि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। वो उनकी आइडेंटिटी है, वो उनका पर्पस है, वो नहीं जाने देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जो हमारा जो स्ट्रक्चरल है, शायद अगर पूरी फैमिली डिसाइड कर ले कि नहीं हम अगले 5 दिन जो है एक खिचड़ी खा के भी रह लेंगे, और मैं रिडिकुलस बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है ये सोशल हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है, और इसको एड्रेस कैसे करना है, फॉर श्योर हाथ बंटने चाहिए। अगर हस्बैंड सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट कर दे रहा है और वाइफ बाकी लंच वगैरह देख लें, दैट हेल्प्स। जैसे मैंने अपने लिए खुद तैयारी की थी कि मुझे जॉब में इसलिए नहीं रहना है कि मैं सुबह 9 से 9 जो मेरा गोल्डन आवर है लाइफ का, 9 to 6 वो ब्लॉक हो जाता है। मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए समय निकालना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी कंपनी जब स्टार्ट करी। अब क्या है, अब मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे 2 टाइम का खाना बनाना पड़े, मैं बहुत खुशी से करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए करूँगा, राइट। आई थिंक ये अवेयरनेस पूरी फैमिली में होनी चाहिए। फैमिली में दोनों को बैठ कर डिसाइड करना चाहिए
खाना कैसे बनेगा, गेस्ट आएगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे, हाउस हेल्प क्या होगा, तुम मेरी कहाँ हेल्प करोगे, मैं तुम्हारी कहाँ हेल्प कर रही हूँ, ये होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में मुझे लगता है वाइफ हस्बैंड दोनों को ऑन करना चाहिए। कौन कितना कमा रहा है उससे मतलब नहीं है, विमेन को अपने पैरों पे खड़ा होना। एब्सोल्युटली। जितनी भी मैं विमेन से बात करता हूँ, और इट्स नॉट अबाउट कि मेरी बहन हो बेटी हो, ऑल अक्रॉस एनी वुमेन, इनफैक्ट मेरे यहाँ जो काम करने आती हैं उनके लिए भी मैं बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ। विमेन के लिए 3 चीज़ें मैं बहुत मस्ट कहता हूँ। पहला कि आपको जॉब करना आना चाहिए, एबिलिटी टू अर्न, चाहे 2000 हो, 20,000 हो, 2 लाख हो, डजंट मैटर, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, राइट? जिस दिन आपको एक छोटा सा कुछ खरीदना हो, चाहे वो खिलौना ही खरीदना हो, और आप डिपेंडेंट हो गए अपने हस्बैंड से मांग रहे हो, अपने इन लॉ से मांग रहे हो, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट है। आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ तो मैं कर सकूँ, चाहे वो 2000 ही हो, वो आपकी दुनिया है। दूसरा, ड्राइविंग मस्ट है। आप कितना भी ओला मंगा लो, उबर मंगा लो, जिस दिन आप डिपेंडेंट हो, समझो, राइट? आपके हस्बैंड ने आपकी हेल्प कर दी, वो आपको छोड़ देते, सब अपनी जगह है, लेकिन जिस दिन वो हस्बैंड का मन नहीं है, वो क्या होगा, वो नखरे दिखाएंगे, कभी कभी मन नहीं है, आप डिपेंडेंट हो, और उसी में लड़ाइयाँ शुरू होती है और उसी में फैमिली में बिगड़ते हैं। आपके पास मन है, किसी दिन हस्बैंड को जरूरत भी तो पड़ सकती है ना, उस दिन आप इतने एबल हो, हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ड्राइविंग। और तीसरा मैं कहता हूँ स्विमिंग, जिसका कोई लेना देना नहीं है, बट ट्रस्ट मी, ये तीनों चीज़ों साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें बहुत बदलता है, बहुत अलग इंसान बनाता है। ओके उसमें जो एक एटीट्यूड है फैमिलीज का कि अपने बेटे को बोलेंगे कि तू कुकिंग मत सीख, तो ड्राइविंग सीख, राइट, और बेटी को बोलेंगे कि तू अपने हस्बैंड से कुकिंग जरूर करवाना। राइट। तो ये जो एक इट्स दोगलापन, एब्सोल्युटली वो नहीं है। हिपोक्रेसी है। द बेस्ट पार्ट इज कि जिनको बोला जा रहा है कि तू किचन में मत जा, उसे पता है कि मेरी वाइफ को या आने वाली मेरी बहन को ऐसा सिखाया जाता है कि अपने हस्बैंड से काम करवाना, और जिन लोगों को बोला जा रहा है अपने हस्बैंड से काम कराना, उनको भी ये पता है कि उनके शायद जिनसे शादी उनको बोला जा रहा है किचन में मत जाना। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि शादी से पहले आप दोनों बैठें, बात करें। तीसरी चीज़, जो लोग शादी कर रहे हैं, जिम्मेदारी आप दोनों की है। माँ बाप, रिश्तेदार, सब कुछ बहुत कुछ सिखाते रहे हैं, क्योंकि वो 30 साल पहले की चीज़ें सिखा रहे हैं। शादी आप आज कर रहे हो, राइट? अगर आपने अपनी फैमिली पे डालकर छोड़ा कि नहीं मुझे तो मेरे माँ बाप ने ये सिखाया है, आप खुद ही हिपोक्रेसी में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, आप एडल्ट हो चुके हो। आपको क्या सही लग रहा है कि आपकी वाइफ वहाँ है, क्यों? क्योंकि आप अपने आराम के लिए कर रहे हो, हिपोक्रेसी है। अगर आपको लगा आपके माँ बाप गलत बोल रहे हैं, आपको उन्हें टोकना चाहिए। आपको खुद क्या करना है वो करना है। आप एडल्ट हो, अब आपको अपनी ज़िंदगी चलानी है। आप अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करोगे, अगले जनरेशन क्या होगा? मैं माँ बाप तक तो जाऊँगा ही नहीं। जिस दिन आप एडल्ट हो जाते हो, आपके सारे रीजंस पीछे रह जाते हैं। एडल्ट इज़ द फ्रीडम, वो एक आज़ादी है, उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है जिम्मेदारी से। So is this hypocrisy also one of the reasons for rising incidents of depression and कॉन्फ्लिक्ट्स के हैं, डिप्रेशन वगैरह तो सारे आउटकम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल हैं इन सब चीज़ों के, क्योंकि दो कल्चर से आते हैं। सिंपल रीज़न है, अगर वाइफ हस्बैंड के बीच में सेंस ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, आप एक डिसफंक्शनल मैरिज जी रहे होंगे और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे होंगे। बस बहुत सही कुंदन जी। मतलब मैंने 3rd पॉडकास्ट है मेरी, और फ्रैंकली जो मेरी पहली 2 हुई थी वो स्पिरिचुअल के साथ साथ थोड़ा सा हमारे जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी काफ़ी हमने डिस्कस किया था जी। पर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही लाइफ को फ्रंट एंड कैसे करना है जी, उसको फेस कैसे करना है जी, वो वॉल्स कौन सी हैं जिनको आपको डील करना पड़ता है। बिल्कुल। इट्स अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव फोर्स है आपके अंदर, बहुत ही अच्छी ऑरा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक्स यू। तो देखा आपने कुंदन जी का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, और ये कितने सक्सेसफुल हैं वो आप इस बात से जान सकते हैं कि ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।